हाय दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के सेट 1 को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, रीडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब होगा रीडर पेस्ट पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रमण रोग था। वह बीमारी अफ्रीका में 1890 के दशक में फैला था। यह भैंस एवं कुछ अन्य पशुओं को लगता था। इस रोग से ग्रसित पशुओं को ज्वर, अतिसार, मुंह से लार टपकना आदि लक्षण देखने को मिलता था। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब होगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम 1760 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें। तो इसका सही जवाब होगा घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधन कोयला तथा एलपीजी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों, यदि आप लोग अगले वर्ष के मॉडल पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 सितंबर 1885 ईस्वी को M.O. होम्स ने की थी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें 2 निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं। फलस्वरूप जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती है। उन्हें अपनी अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं। दूसरा है आर्थिक असमानता। भारत में आर्थिक समानता बड़े पैमाने पर है। कुछ लोग ही अमीर हैं, भारत में अधिकतर लोग गरीब हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा को परिभाषित करें। तो इसका सही जवाब होगा मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरकार द्वारा किया जाता है और यह सर्वमान्य होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों में ढील अथवा प्रतिबंधों को हटाए जाने को उदारीकरण कहा जाता है। दूसरे राष्ट्रों में सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विभिन्न देशों के उत्पादों एवं बाजारों के तीव्र एकीकरण के माध्यम से देशों के बीच बढ़ते संबंधों को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और औद्योगिक का तेजी से आदान प्रदान होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा संचार औद्योगिक वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटेन के महिला कारीगरों ने स्पिन जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? तो इसका सही जवाब होगा निम्नलिखित कारणों के कारण ब्रिटेन के महिला कारीगरों ने स्प्रिंग जेनी मशीन पर हमले किए। पहला, स्प्रिंग जेनी मशीन ने ऊन की कटाई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी। इसके कारण मजदूरों
की मांग घट गई। दूसरा कारण हो सकता है बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई औद्योगिक के प्रति आशंका व्यक्त थी। तीसरा कारण, जब उन उद्योग में इस मशीन का उपयोग किया गया तो अनेक औरतें जो हाथ से उनकी कताई करते थे उन्हें काम से हटना पड़ा। इसी कारण महिला कारीगरों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो इसका सही जवाब होगा, भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल चावल है जिसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाएं, जैसे पहला 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उच्च तापमान, दूसरा है 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब होगा, एक राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिनका विचार एक होता है, देश की समस्याओं पर एकमत होती हैं, जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तथा सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहमत होती हैं तथा उन पर मिलकर काम करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून बनाने, चुनाव लड़ने, जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाने और संचालन में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। तो इसका सही जवाब होगा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होती हैं। लोगों को अधिकार है कि यदि वे प्रतिनिधियों के कामकाज से संतुष्ट ना हो तो वे अपने प्रतिनिधि बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह माध्यमता करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन बैंकों में जमा करवा देते हैं जहां उन्हें उचित ब्याज मिलती है और धन भी सुरक्षित रहता है। बैंक जमा राशि का 15% अपने पास नकद रखती हैं और शेष राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। ज़रूरतमंद लोग बैंकों से ऋण लेते हैं। बैंक जमाकर्ताओं को जो ब्याज देती हैं ऋण लेने वाले लोगों से अधिक ब्याज लेती हैं। ब्याज में अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच माध्यमता का कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। तो इसका जवाब होगा, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्य, जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को क्रियान्वित करना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए मंच प्रस्तुत करना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, G77 विकासशील देशों का एक समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करती हैं। विकासशील देशों को 1950 से 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रगति से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और समूह G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्होंने अपने संसाधन पर सही मायने में नियंत्रण मिले, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल का सही मूल्य मिले तथा अपने तैयार मालों को विकासशील देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16,
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आजकल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को विस्तार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। समाज की अलग अलग संस्थाओं तथा अलग अलग समाज के समूह में लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को लागू किया जाए। इसमें स्थानीय सरकारों को शक्तियां दी जाए, संघीय नियमों को संघ के हिस्से में लागू किया जाए तथा स्त्रियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना भी शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें एक वस्तु लेते हैं तो दूसरी वस्तु देते हैं। इस कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में मांगों का दोहरा संयोग होना एक आवश्यक विशेषता है, जबकि इसके विपरीत वस्तुओं के लेन देन में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। वहाँ मुद्रा विनिमय प्रणाली में एक माध्यमता के रूप में कार्य करती है। इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसान के लिए यह जरूरी रह जाता है कि कपड़े निर्माता या जूते निर्माता को ढूंढे, जो न केवल उसके अनाजों को खरीदे बल्कि बदले में उसे कपड़े और जूते भी बेचे। जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में किसान को बाजार में केवल अपने अनाज बेचने होते हैं और अनाज बेचकर मुद्रा प्राप्त करना होता है। इस मुद्रा से न केवल वह कपड़ा और जूता खरीद सकता है बल्कि अपनी ज़रूरत की हर चीज़ों को खरीद सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो इसका जवाब इस प्रकार लिख सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। दूसरा, इसमें सौर ऊर्जा का दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। तीसरा, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेज़ी से प्रचलित हो रही है। चौथा, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। पांचवा, सौर ऊर्जा यंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19, आज का हमारा अगला क्वेश्चन एक मानचित्र पर आधारित है। तो दोस्तों, मानचित्र पर आधारित सभी प्रश्नों को एक वीडियो में ही हम लोग डाल देंगे, तो उसे देखना भी ना भूलें। ऐसे ही अच्छा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।